दोस्तों ये फोर्थ लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन का। अभी तक हमने न्यूटन्स के सारे लॉज, इम्पल्स, कनेक्टेड मोशंस, राइट, इन सब के बारे में डिस्कशन किए, इंक्लाइंड प्लेन्स के बारे में डिस्कशन किए, फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन किए। सारे टॉपिक्स कवर करते हुए आज हमें इस लेक्चर में वैसे फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है, एक बेंडिंग ऑफ साइकिल के दौरान और एक बैंकिंग ऑफ रोड के दौरान। बट उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को या सेंट्रीपिटल फोर्स जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान लगती है उसके ऊपर बात करना होगा हमें। एंड लास्ट क्लास में हमने जाते जाते एंड में इंक्लाइंड प्लेन के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना होगा। तो पहले लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक्स से जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर बढ़ते हुए हम एप्लीकेशन करेंगे फ्रिक्शन की ऑन बेंडिंग ऑफ साइकिल एंड बैंकिंग ऑफ रोड। फाइन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस फिगर में एक मास है 4 किलोग्राम जो कि रेस्ट कर रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो उस प्लेन पे जिस पे आराम से पड़ा हुआ था 4 किलोग्राम मास, उस प्लेन को हम धीरे धीरे इंक्लाइंड करते गए 15 डिग्री तक विद द हॉरिजॉन्टल एंड द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। 15 डिग्री पे जाने पर जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब टिल 15 डिग्री तक उसने अपने आप को रोक रखा था, राइट। किस चीज़ से रोक रखा था? स्लिप करने से रोक रखा था। और स्लिप करने से कैसे रुक सकता है ये mg साइन थीटा? क्योंकि जैसे जैसे आप इंक्लाइन करेंगे, एंगल पे लाएंगे, तो आपको पता है mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक mg कॉस थीटा और एक mg साइन थीटा। जिसमें mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट लगातार उसको नीचे खिसकाने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, वो तब भी नहीं गिर रहा है। 1 डिग्री पे भी नहीं गिरा, 2 डिग्री पे भी नहीं गिरा, 3 डिग्री पे भी नहीं गया, अप टू 14.9 डिग्री तक भी नहीं गया। 15 डिग्री पे जस्ट स्टार्टेड स्लिपिंग, लाइक 15 डिग्री तक उसने कंट्रोल कर रखा है। तो तब तक कैसे कंट्रोल कर रखा है mg साइन थीटा जब उसको लगातार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जैसे ही mg साइन थीटा अपना असर दिखाने लगता है, पहले तो mg साइन थीटा जैसा कोई टर्म था ही नहीं ना, राइट। पहले जब ये थीटा 0 था तो कॉस 0 1 खाली यही वाला कॉम्पोनेंट था नॉर्मल के साथ, और साइन 0 तो 0 होता है, तो ये वाला तो कोई कॉम्पोनेंट था ही नहीं। जैसे ही अपना रोल प्ले कराने लगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे ये वाला फोर्स अपना रोल प्ले कराने लगा, वैसे ही एक फोर्स पैदा हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तब तक अपना रोल प्ले नहीं करती है जब तक कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कोशिश ना करे। इस फोर्स ने मोशन में लाने की कोशिश करी, वहीं स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना रोल प्ले करा। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे, साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल के बढ़ने के साथ ये वैल्यू बढ़ेगी, तो mg साइन थीटा का कंपोनेंट बढ़ता रहेगा, राइट। ठीक है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये भी अपने आप को एडजस्ट करता है, आपको पता होगा, ये भी अपने आप को बढ़ा रहा होगा लगातार इसको अपोज करने के लिए, अप टू मैक्सिमम 15 डिग्री तक, मतलब लिमिटिंग केस आ गया, राइट। ऐसा केस जहाँ पर आप बोल सकते हैं दैट mg साइन थीटा का कंपोनेंट जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। और आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का हाल वो म्यू एस नॉर्मल होता है, और इस केस में नॉर्मल जो है वो इक्वल है mg कॉस थीटा के। लेफ्ट साइड में चल रहा है mg साइन थीटा, mg कैंसिल आउट, तो म्यू एस कितना आया? टैन थीटा। म्यू एस कितना आया? टैन थीटा। यही उन्होंने हमसे पूछा था, देखिए यहाँ पर इसी की डिमांड थी कि हमें बताइए व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या है बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द सरफेस, ये हमसे पूछा था। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट अब बता रहे हैं इन्हें, दैट इज़ tan 15 डिग्री। म्यू एस विल बी tan 15 डिग्री। अब tan 15 जो है वैल्यू वैसे हमें डायरेक्टली नहीं पता होती, लेकिन क्या हम 45 माइनस 30 करके कर सकते हैं tan 15 का आंसर? और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, हमने मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझा है, वहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एंड आप तो जानते हैं अब tan 45 एंड 30 की वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं किसको? म्यू एस को। तो देखते हैं म्यू एस क्या आएगा। म्यू एस विल बी tan 45 विच इज़ 1 माइनस 1 बाई रूट 3 होल अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3। सो रूट 3 एलसीएम यहाँ पर, तो रूट 3 माइनस 1 न्यूमरेटर में एंड रूट 3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में। जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो अपॉन में था रूट 3 वो कैंसिल आउट हो गया। रैशनलाइज करेंगे, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मल्टीप्लाई करने का असर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड करने का असर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 3 माइनस 1। सो दिस इज़ 3
प्लस 1 माइनस 2√3 होल अपॉन 2. सो 4 माइनस 2√3 अपॉन 2. तो म्यू एस ये कहूँ या फिर 2 माइनस √3. बात क्या है? सेम. 2 माइनस √3 म्यू एस ये आ गया, राइट. उसको सॉल्व करके हमने निकाल लिया 2 माइनस √3, मतलब समवेयर अबाउट 0.28 और 27 और 29, 0.28, 27 और 29 पॉइंट, ऐसे ही कुछ होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सो ये क्वेश्चन हमसे कहता है मास ऑफ 200 किलोग्राम इज़ प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री. सो एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, उस पर 200 किलोग्राम का मास पड़ा हुआ है. पहले एफ बना लेते हैं इसका. सो ये कंप्लीट हमारा एफ है जिसमें एक इंक्लाइंड प्लेन एंगल थीटा पे है विच इज़ 30 डिग्री, जिसमें मास पड़ा हुआ है 200 किलोग्राम, जिसमें mg का कंपोनेंट डाउनवर्ड्स है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा उसका रेजोल्यूशन है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन जो उसको बचा सकता है. लिमिटिंग कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है, राइट. तो पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं जो एक स्टैटिक पोजीशन पे लगता है. वो लगेगा म्यू इंटू एन विच इज़ म्यू इंटू mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है. एंड म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? म्यू की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 इंटू m की वैल्यू 200 इंटू g की वैल्यू 10 एंड cos 30 की वैल्यू. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, राइट. √3 कैंसिल आउट, 2 ने 200 को काटा 100 पे, देयरफॉर 1000 न्यूटन. 1000 न्यूटन का एक स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लगेगा इस एंगल पे, राइट. एंड वहीं दूसरी तरफ जो उसको स्लाइड कर रहा है अभी के लिए mg sin थीटा, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो mg sin थीटा जो है वो कितना होगा? जो उसको डाउनवर्ड्स गिराने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 200 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, साइन 30 विच इज़ हाफ, तो ये भी है 1000 न्यूटन. फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं अब. फर्स्ट पार्ट, सो find the least force in Newton. Find the least force in Newton acting parallel to the plane, first part, to keep the mass from sliding down. अच्छा, वैसे भी अभी भी जो हमारा नेट फोर्स है वो कितना है? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल मैक्स जो लग ही रहा है हमारे पास, राइट. जिसका आंसर कितना है? 0. इसका आंसर कितना है? 0, क्योंकि 1000 माइनस 1000 0. बेसिकली अभी भी हमारे पास कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ये तो जहाँ पर है वैसे ही रहेगा. देखो लीस्ट फोर्स क्या होगी हमारे पास? एफ लीस्ट टू मेंटेन पोजीशन इज 0. कोई हमें ज़रूरत है ही नहीं फोर्स की, राइट, इसको मेंटेन करने के लिए. दूसरी बात, टू मूव द मास अप द प्लेन. सो कितनी फोर्स हमें लगेगी उसको ऊपर ले जाने के लिए? मिनिमम. अच्छा, इसमें सिनेरियो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा. ज़रा हम यही वाला जो फिगर है उसको कॉपी करते हैं इधर और आपको दिखाते हैं सिनेरियो डिफरेंस कैसे होगा. जैसे ही आप ठानेंगे कि इसको ऊपर ले जाना है, तो अब ऊपर वाली फोर्स जब इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, जिसमें mg sin थीटा की तरफ ही फ्रिक्शन लग जाएगा. ये सिनेरियो कुछ इस कदर डिफरेंस हो जाएगा कि फ्रिक्शन इस तरफ लगने लग जाएगा. तो मिनिमम फोर्स, राइट, मिनिमम फोर्स, लीस्ट फोर्स इन ऑर्डर टू कीप इट अप साइड, वो क्या होगा? हमें हराना पड़ेगा. तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा लगाना पड़ेगा. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको ऊपर ले जाएगा. तो लीस्ट फोर्स क्या होगी? इक्वल टू. लीस्ट फोर्स क्या होगी? इक्वल टू. तो वो कितनी है? सो मिनिमम कितनी होगी फिर? mg कॉमन, ब्रैकेट sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा विच इज़ 200 into g into sin 30 is half plus mu is 1/√3 and cos 30 is √3/2 which is also half, therefore 2000 न्यूटन. मिनिमम फोर्स लगेगी उसको ऊपर ले जाने के लिए, राइट. मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि उसको वहीं मेंटेन करना है तो कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. वेराज अगर आप चाहते हैं उसको ऊपर ले जाना है तो फिर फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा. mg sin थीटा के अलॉन्ग लग जाएगा फ्रिक्शन,
तो हराने के लिए इन दोनों को मिला के जितनी फोर्स होगी उतनी तो मिनिमम लगनी है, उससे ऊपर लगानी पड़ेगी, तब जाके ये ऊपर की तरफ खिसकेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे कहता है दो ब्लॉक हैं M1 4 किलोग्राम एंड M2 दिस कनेक्टेड बाय अ वेटलेस रॉड, राइट, एंड 37 डिग्री इंक्लाइनेशन पे इस कदर बढ़े हुए हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन of M1 and M2 inclined is this and this respectively. Find the acceleration of the two blocks and the tension in the load. Take sin 37 this and cos 37 is this. तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम कुछ चीज़ें मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। सो फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है, राइट, यहाँ पर हमारे पास इस तरफ लगेगी mg, M2g sin थीटा, राइट। टेंशन पीछे की तरफ लगेगी और उसी के साथ लगेगा इसका फ्रिक्शन, राइट, इसके ऊपर ये वाली फोर्स, एंड इसका खुद का वेट इस तरफ कितना लगेगा, M1g sin थीटा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, राइट, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, एंड ये 2 फ्रिक्शन है, ये 1 फ्रिक्शन है, और यहाँ पर टेंशन लगेगी आगे की तरफ। सो ये बेसिकली एक आपके पास इक्वेशन है और दोनों में सेम एक्सेलरेशन होगी। ये क्योंकि कनेक्टेड मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, सेम। अब हम लिखना शुरू करते हैं, M2g sin थीटा माइनस t माइनस फ्रिक्शन 2 इज इक्वल्स टू M2a, एंड अगले वाले में M1g sin थीटा प्लस t माइनस F1 इज इक्वल्स टू M1a। सो जो वैल्यूज़ हमें पता है हम वैसे वैसे पुट कर देते हैं, उससे पहले इसको ऐड कर लेते हैं ताकि t कैंसिल आउट हो जाए। सो हम लिखेंगे M1g sin थीटा प्लस M2g sin थीटा माइनस μ1 M1g cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स भी हैं कुछ। ये जो M2g है इसका यहाँ एक कंपोनेंट होगा M2g cos थीटा, यहाँ एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये अगर M1g है तो यहाँ एक कंपोनेंट होगा M1g cos थीटा। ये नॉर्मल होगा और ये नॉर्मल होगा, और आपको पता है फ्रिक्शन नॉर्मल के साथ डील करता है, राइट। माइनस दिस माइनस नेक्स्ट हमारे पास F1 भी था, ये μ1 F1 के लिए है और ये μ2 M2g cos थीटा। सो ये हमारे पास एडिशन आ गया लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का एडिशन M1 प्लस M2a, राइट। हमें एक्सेलरेशन निकालना है एंड टेंशन निकालना है। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड देन पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में टेंशन आ जाएगा। सो दिस इज 40 इंटू साइन 37 प्लस 20 इंटू साइन 37 माइनस μ1 एंड 0.75 इंटू 40 इंटू cos 37 and minus μ2 which is 0.25 into 20 into cos 37 is equals to m1 plus m2 into a which is 6a। so ये 6a हो जाएगा इक्वल किसके 40 into 0.6 plus 20 into 0.6 minus 0.75 into 40 into 0.8 minus 0.25 into 20 into 0.8। सो इसका सॉल्यूशन राइट साइड का सॉल्यूशन क्या है 8, तो 6a इज इक्वल्स टू 8, राइट साइड 8 आ गया तो a विल बी इक्वल्स टू व्हाट 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को अगर आप चाहें फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दीजिए। सो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पुट a इन फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। सो हमारे पास क्या आएगा आंसर, सो m2g sin थीटा विच इज़ वी ऑलरेडी नो m2g sin थीटा क्या होगा
12 minus c minus f2. f2 is 4 and is equals to 2 into 4 by 3. So t will be equals to what? 8 minus 8 by 3, which is 16 by 3, which is 5.34 न्यूटन. सो ये हमारे पास टी आ गया. फाइन. जो रिक्वायरमेंट थी टेंशन की और एक्सेलरेशन की वो हमने पूरी कर दी क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं आंसर्स में माइनर चेंजेस आ सकते हैं अगर आप असाइनमेंट से चेक करें, क्योंकि वहाँ पर 9.8 यूज़ किया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को, बट मैं हर बारी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 10 यूज़ करता हूँ, राइट. तो उससे मत डरिएगा उतनी सी कैलकुलेशन के एरर से. नेक्स्ट, अ पीस ऑफ आइस स्लाइड्स डाउन 45 इंक्लाइंड इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ फ्रिक्शनलेस ऑफ 45 इंक्लाइंड 45 डिग्री इंक्लाइन. व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन? बेसिकली एक समय जो किसी इंक्लाइन से गिरने के लिए एक आइस लेता है वो डबल हो जाता है समय फ्रिक्शनलेस सरफेस से. अगर वही सरफेस फ्रिक्शनलेस होती उस समय के मुकाबले वो डबल हो जाता है. तो इसके लिए 2 यहाँ पर FBD की रिक्वायरमेंट है, वो 2 FBD बना लेते हैं पहले. हमारे लेफ़्ट में जो सिनेरियो है फर्स्ट सिनेरियो, उसमें फ्रिक्शन लग रहा है और इसमें समय जो है वो डबल है इसके जिसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, राइट. इसके मुकाबले समय डबल है, लेकिन लेंथ सेम है इंक्लाइन प्लेन की, एंगल सेम है, वेट सेम है, सब कुछ सेम है. एक में फ्रिक्शन लग रहा है, एक में फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो इसके तहत हमारे पास लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों में 0 ही होगी. सो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी दोनों में क्या है, 0. ओके. सो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू ma. Therefore mg sin theta minus mu mg cos theta is equals to ma. m कॉमन लेंगे हम लोग, राइट. सो कैंसिल हो जाएगा. g sin theta that is 10 into sin 45 degree minus mu into 10 into cos 45 degree is your a. m कॉमन लेके तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया, 10/√2 ब्रैकेट 1 माइनस म्यू. ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. लेकिन यहाँ का एक्सेलरेशन अलग होगा. यहाँ mg sin थीटा ही सिर्फ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है, तो a डैश. सो यहाँ का a डैश सिंपली g sin थीटा हो जाएगा. g sin थीटा विच इज़ 10 into sin 45 विच इज़ 10/√2, राइट. अब L लेंथ कवर करने के लिए इसने लिया हाफ a t स्क्वायर, राइट. लेकिन उसी L लेंथ को कवर करने के लिए इसने लिया हाफ a डैश, और इसका t नहीं होगा क्योंकि अगर इस वाले सिनेरियो का ट्वाइस है टाइम विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो इसका टाइम जो होगा इससे हाफ होगा. हाफ होने का मतलब यहाँ इसको t/2 लिखा जाएगा होल स्क्वायर. ut वाला पार्ट दोनों में 0 हो गया क्योंकि मैंने इक्वेशन जो यूज़ करी है दोस्तों, मैंने इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करी है s इज़ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. दोनों में मैंने, चाहे इसमें बात कर लूँ मैं राइट साइड वाले सिनेरियो में या लेफ़्ट साइड वाले सिनेरियो में, दोनों में इक्वेशन यही यूज़ करी है. ut वाला पार्ट दोनों में 0 है. सो बेसिकली हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, हाफ a t स्क्वायर की. तो एक को अगर हाफ a t स्क्वायर लिख दिया तो दूसरे को हाफ a डैश, क्योंकि अलग उसकी एक्सेलरेशन है. और t/2 लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें मेंशन करा है कि इस वाले सिनेरियो ने जिसमें फ्रिक्शन है उसने ट्वाइस टाइम लिया है फ्रिक्शन लेस से. तो अगर ये डबल है तो ये क्या हुआ, हाफ. तो इसलिए t/2 पुट किया है क्योंकि l दोनों के सेम है. सो इक्वेटिंग हम कर सकते हैं 1 and 2. ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, और क्योंकि मैंने बोला लेंथ सेम है इंक्लाइन प्लेन की, तो इक्वेटिंग 1 and 2 हम लिख सकते हैं. सो इक्वेटिंग 1 and 2 हमारे पास क्या आएगा, हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ a डैश t स्क्वायर बाय 4. t स्क्वायर कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट. a डैश बाय 4 विल बी a. तो a कितना है, 10/√2 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, और a डैश कितना है, 10/√2 इंटू में 1/4. 10/√2 कैंसिल आउट, तो म्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट. सो यहाँ से साफ मुझे दिखाई दे रहा है
कि म्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/4 के, विच इज़ 3/4, विच इज़ 3/4, क्योंकि म्यू उधर जाएगा और 1/4 इधर आके माइनस होगा। सो ये हमारे पास फाइनल एक आंसर है म्यू का। यही उन्होंने हमसे पूछा था कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आइस एंड द इंक्लाइंड प्ले। फाइन, ये लास्ट टॉपिक जो भी हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में, उसके न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, जो कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को प्रोसीड करवा सके। ऐसी फोर्स जो कि एक पार्टिकल को किसी भी सर्कल के अराउंड मूव करवा सके विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तब कॉन्सेप्ट लॉन्च होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक्चुअली होता क्या है, ये टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगती है वो पार्टिकल को हर एक पॉइंट पे मोड़ने की कोशिश करती है एजेस पे सेंटर की तरफ, राइट। तो पार्टिकल ऐसे मुड़ता जाता है। जितनी बारी आप टैंजेंट बोलते हैं, वेलोसिटी का टैंजेंट, लेकिन टैंजेंट अगर इधर है तो पार्टिकल इधर क्यों नहीं जा रहा, इधर क्यों चला गया, फिर इधर टैंजेंट था तो इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों चला गया, राइट। तो ये हर बारी जो एज पे एक टर्न महसूस करता है, एक इफेक्ट महसूस करता है, राइट। यहाँ जाना था, यहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगी तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। तो हर बारी एज पे जो एक रिजल्टेंट इसको मिलता है, उसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में चलता रहता है, राइट। और टुवर्ड्स द सेंटर लगती रहती है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज़ mv²/r। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन उठा के देखें तो आपको मिलेगी v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v²/r या v को आप ओमेगा आर कह दें तो ओमेगा²r² r कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा²r, वन इन द सेम थिंग। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बदले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, दैट अराइज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग द सर्कुलर पाथ, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। तो क्या होता है, जब आप देखिए वो इधर भले ही मुड़ गया लेकिन हर बारी टैंजेंट उसका नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो ये एक तरह से एक्शन का रिएक्शन मिला उसे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मिला। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो mv²/r होता है वो अलॉन्ग द रेडियस होता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसका जो रिएक्शन पैदा होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फाइन, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं, इस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन हम करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड पे, या फिर बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल कह लीजिए। मतलब एक लेवल रोड पे चीज़ घूम रही है और एक ऐसे रोड पे चीज़ घूम रही है जिसमें रोड जो है वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, या तो रोड लेवल होगा या एंगल पे इंक्लाइंड होगा, दोनों पे हमें इसकी एप्लीकेशन करनी है इस कॉन्सेप्ट की। उस पे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन है राउंडिंग ऑन अ लेवल रोड एंड बैंकिंग ऑफ रोड। सो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सर्कुलर मोशन while rounding around the curve, the wheels of the car have a tendency to leave the circular path. वो leave the circular path की जो tendency है वो कौन पैदा कर रहा है, frictional force। कौन पैदा कर रहा है, frictional force। So force of friction between the wheels and the road opposes the tendency of a wheel. That's why frictional force acting towards the center। तो basically यहाँ पर वो उसको छोड़ ना जाए, frictional force की वजह से ये उसकी tendency को ख़त्म कर देता है। तो friction force towards the center लगता है। wheel चाहती है कि वो इस सेंटर से अवे भाग जाए, स्लिप कर जाए। फ्रिक्शनल फोर्स चाहता है नहीं वो इधर ही रहे, तो वो बैलेंस रखना चाहता है उसके मोशन को, स्लिपिंग वाले मोशन को। तो दो तरीके के फ्रिक्शन लग रहे होते हैं फिर रोड पे, एक जो उसका लीनियर वाला फ्रिक्शन लगा होता है और एक सेंट्रीपिटल की वजह से जो पैदा हो रहा होता है। वो जो सेंट्रीपिटल वाला फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन व्हील और ग्राउंड के लेवल में, तो वो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर और वही पैदा करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद अकेले पैदा नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स तरह तरह के केसेस में अलग अलग लोग पैदा करते हैं। इस केस में वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर रही है। वेयर एज चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन के अराउंड घूमना, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर अगर हम बात करेंगे सोलर सिस्टम में तरह तरह के प्लैनेट्स का, या मून जैसे हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, इनका घूमना अराउंड द अदर बिगर प्लैनेट्स और बिगर बॉडीज़, राइट, सेलेस्टियल बॉडीज़, तो उसमें जो पैदा करता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो पैदा करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर कौन पैदा कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो पैदा कर रहा है, राइट। अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेस हो जाएगा तो ये
कार जो है वो खिसक जाएगी। तो मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को या तो बड़ा होना पड़ेगा इसको स्लिप करने के लिए, या इक्वल होना पड़ेगा, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, या इक्वल होना पड़ेगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। बट अगर छोटा हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स तब गाड़ी खिसक जाएगी, स्लिप हो जाएगी टर्न करते वक्त। तो एक होता है ना मैक्सिमम स्पीड, आप बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड जिस तक आप वैलिड मतलब अपना ये कार को या बाईसाइकिल को या किसी भी चीज़ को बचा सकते हैं स्लिप होने से, वो मैक्सिमम स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन। क्योंकि ये रोड जो है वो एकदम लेवल है तो नॉर्मल भी जो है वो इक्वल एम जी होगा, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। So it is mu mg is equals to mv square by r. Therefore mm cancel out. V square will be equals to what? Mu gr या mu rg. So v is equals to what? Under root of mu rg. ये v max है। इतनी स्पीड से मैक्सिमम आप चल सकते हैं, राइट। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा स्पीड कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके बाद वो स्लिप हो जाएगी कार। ये कंडीशन हमें निकालनी थी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, राइट। सेम हमें वी मैक्स ऐसा निकालना है कि जब स्लिप ना करे, बट किस केस में, लेवल रोड में नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड में, जब रोड जो है वो एक्चुअली बैंक्ड है एट एन एंगल, राइट, तब हमें निकालना है। उसको देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपके पास एफबीडी आपके सामने है। तो अगर एक रोड जो है वो किसी एंगल पे बैंक्ड है, राइट, जैसे रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, F1 ट्रैक्स होते हैं, या अगर आपने देखे हों तो वो थोड़े बैंक्ड होते हैं एट सम एंगल। सो अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अलॉन्ग द कॉन्टैक्ट सर्फेस लगता है, तो यहाँ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स तो। लेकिन फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, राइट। ये थीटा है तो ये थीटा क्यों होगा, राइट। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होगा, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। वैसे ही नॉर्मल जो है यहाँ अगर थीटा है तो नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट है, इन कॉस थीटा और इन साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाले कौन से कंपोनेंट हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों है टुवर्ड्स द सेंटर, और यही फिर पैदा कर रहे होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एन कॉस थीटा इक्वल है एफ साइन थीटा प्लस एम जी के, जिसको आप चाहें तो एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, जिसमें n जो है वो कौन होता है, लेट्स से n तो n ही है, n कॉस थीटा, माइनस f जो है वो होता है म्यू n, और यहाँ पर n जो है म्यू n साइन थीटा। आप चाहें तो n कॉमन ले सकते हैं इसमें, सो n विल बी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, दैट विल बी mg, राइट। सो यहाँ से हमारा n आ गया। अब हम बात करते हैं mg के लेवल पे, हम ये पुट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। सो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए n साइन थीटा, ये एक इक्वेशन है, इसको याद रखेंगे हम लोग। नाउ n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा मिलके पैदा कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ mv स्क्वायर बाय r, राइट। n साइन थीटा एज इट इज़ प्लस f के लिए अगेन म्यू n कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, n कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा होल अपॉन g, यहाँ पर r और इधर v स्क्वायर। सो आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ मैंने लिखी है फ्रॉम फर्स्ट वाले इस स्टेटमेंट को देखिए तो n कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा में नीचे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो m की जगह हम ये लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ से भी अगर हम कॉमन निकाल लें, लेफ़्ट साइड से भी कॉमन निकाल लें n, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा v स्क्वायर बाय जी आर। सो n और n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो v स्क्वायर क्या है आपके पास, सो यहाँ से हम v स्क्वायर लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा
एंड साथ में कौन मल्टीप्लाइड है, जी आर, साथ में कौन मल्टीप्लाइड है इसकी, जी आर, एंड ये इसकी पावर में कौन है, हाफ तो तब आएगा जब स्क्वायर हटेगा। तो अभी हम यहाँ तक इतना ही लिख लेते हैं, राइट। अब क्यों ना हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। so, क्या हम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर और लेट्स से वी इज इक्वल्स टू जी आर ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू होल अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, क्योंकि मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जहाँ कॉस थीटा था वो 1 हो गया और जहाँ साइन थीटा था वो टैन थीटा बन गया कॉस थीटा से डिवाइड करने से, राइट। तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, हाफ, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, हाफ। ये हमारे पास फाइनली वी का एक्सप्रेशन आया है कि वी मैक्सिमम इतना होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन कार ऑन अ बैंक रोड टू नॉट स्लिप ऑन इट, राइट। इतनी मैक्सिमम स्पीड हम ले जा सकते हैं ताकि कार जो है वो बैंक रोड पे स्लिप ना करे, फाइन। ये मैक्सिमम स्पीड है उसकी। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट सीखे हमने बैंक रोड के या किसी लेवल रोड पे किसी भी कार या बाइसाइकिल ऐसी चीज़ का टर्न करना, उसके कॉन्सेप्ट पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एंड ये लास्ट टॉपिक था हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम था, जो कि इजीली रेस्ट कर रहा था एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, अनटिल अनलेस उसके ऊपर एक आयरन सिलेंडर नहीं रख दिया गया। जैसे ही एक आयरन सिलेंडर उसके ऊपर रखा गया तो वो नीचे की तरफ फ्लोर धंसने लगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द आयरन सिलेंडर। तो बेसिकली बिफोर की अगर बात करें, जब तक था नहीं, तो mg नीचे की तरफ लग रहा था वुडन ब्लॉक का, राइट। mg नीचे की तरफ लग रहा था तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा था, और एक्शन हम फ्लोर पे कितना लगाया उसी के तहत तो नॉर्मल उसने दिया ऊपर की तरफ रिएक्शन। तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg, क्योंकि इक्वली पड़ा है ये आराम से, विच इज़ n इज इक्वल्स टू mg विच इज़ 20 न्यूटन। तो ये तो हुई बात बिफोर की। अब बात कर रहे हैं हम लोग आफ्टर की, सेकेंड केस। जब ऐसा हुआ तो 270 न्यूटन नीचे की तरफ वेट लगने लगा, क्योंकि 25 + 2 27 किलोग्राम इंटू जी 270 न्यूटन माइनस एन डैश ऊपर की तरफ लगा होगा इज इक्वल्स टू एम ए। यही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू होता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रही है वहाँ की फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की। सो एन डैश जो मिला है रिएक्शन, उसे वो क्यों मिला है रिएक्शन, क्योंकि एक्शन लगा है फ्लोर पे। तो फ्लोर पे कितना एक्शन लगा है, जितना रिएक्शन मिला है। तो एन डैश हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 270 माइनस 27 इंटू 0.1, क्योंकि एक्सेलरेशन 0.1 था, वो 27 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आके माइनस हो गया, एन डैश उधर आके प्लस हो गया। तो हमारे पास 270 माइनस 2.7 विच इज़ 267.3 न्यूटन, ये हमारे पास रिएक्शन आया है। सो इतना ही एक्शन लगाया होगा फ्लोर पे आफ्टर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर is banged at an angle of 15 degree. Coefficient of friction between the wheels in the race car on the road is 0.2. तो हमारे पास म्यू है 0.2, राइट। कितने एंगल पे बैंड है, 15 डिग्री पे। रेडियस क्या है रेस ट्रैक का, 300 मीटर। What is the optimum speed of the race car to wear and tear on its tire एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट। एक ऑप्टिमाइज स्पीड और एक मैक्सिमम परमिबल स्पीड हमारी कितनी है। परमिसिबल मतलब कितना अलाउड है कि वो स्लिप ना करे। तो बिना किसी रिस्क के तो बेसिकली स्पीड आती है rg tan थीटा की पावर हाफ, विच इज़ 300 इंटू 10 इंटू tan 15 डिग्री की पावर हाफ। सो यहाँ पर 3000 इंटू tan 15 को 0.27 यूज़ करने के लिए बोला गया है, तो इंटू हाफ। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 30 इंटू 27 की पावर हाफ, विच इज़ 9√10 मीटर पर सेकेंड। ये ए पार्ट है जिसमें कार के टायर्स और
सब नॉर्मल रहेगा और बिना कोई स्लिप का भी चांस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल। बट बी पार्ट, कितना मैक्सिमम जा सकते हैं? मैक्सिमम जाने के लिए हमारे को स्पीड निकालना पड़ेगा वी मैक्स, विच इज़ आर जी ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा की होल पावर हाफ। क्योंकि ये होल पावर था तो ये ब्रैकेट यहाँ नहीं, ये ब्रैकेट यहाँ पर होगा। फाइन, सो ये अलग ब्रैकेट है जिससे आर जी मल्टीप्लाई हो रहा है और होल पावर हाफ। सो यहाँ पर अब हमें 300 इंटू 10 ब्रैकेट tan 15 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इज़ वॉट 0.2 1 माइनस 0.2 इंटू tan 15। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, जिसमें tan 15 की वैल्यू भी हमें पता है 0.27 लेने के लिए कही है वैल्यू, ये यहाँ से आप देख सकते हैं 0.27। ये वैल्यू आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा वी मैक्स का। फाइन, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास के लिए, एंड देन उसके बाद होमवर्क डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग अप एट 18 km/h on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meter without reducing speed. Coefficient of static friction between the tires in this is this. Will cyclist slip or not? तो हमारे पास v क्या आया था? v max जो आया था वो हमारे पास था √ म्यू आर जी, राइट। तो पहले तो v max निकाल लेते हैं हम। म्यू इज़ 0.1, r इज़ 3 एंड दिस इज़ 10। तो ये आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ 1.74 समवेयर अबाउट। वेयर एज 18 km/h वी मैक्स, इतने मैक्सिमम स्पीड से अगर वो चलेगा तो स्लिप नहीं करेगा, बट वी ऑफ साइक्लिस्ट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 18 km/h को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देयरफॉर साइक्लिस्ट विल स्लिप, क्योंकि साइकिल की स्पीड मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा है। फाइन, तो वो डेफिनेटली गिर जाएगा अगर ऑफ कोर्स उसने अपनी स्पीड रिड्यूस नहीं करी तो। सो हमारा होमवर्क है पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 27 तक असाइनमेंट का ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ख़त्म चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी पावर शुरू करेंगे।